बैरूत में ये 1000 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के जो लोग हैं उनसे एफिलिएटेड, लेकिन उसमें हेल्थ से अभी तो इनिशियल खबरें आ रही हैं, उनके पास जो पेजर्स थे या जो उनके मोबाइल सेट्स थे वो धमाकों से फट गए सबके पास। कोई तादाद बयान हो रही है 1000, लेकिन कोई उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से 1500 के लगभग लोग ऐसे जिनके मोबाइल टेलीफोन्स जो हैं वो फटे हैं। ठीक है ना, साइबर अटैक्स हुआ है या जो भी हुआ है, या उसमें वो एक बड़ी कोई टेक्नोलॉजी भी, उसकी डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं। और उसमें जो बैरूत में जो ईरान के लेबनान में जो सफ़ीर थे वो भी ज़ख्मी हुए हैं, उसमें उनका टेलीफोन भी, यानी लोगों ने अपनी, ये मैं कहता हूँ ना, हमेशा कहता हूँ कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। और ख़ास तौर पे ये उस वक्त, वैसे भी ये मशवरा है सब लोगों को वैसे भी, कि इस टेलीफोन को अपनी यहाँ की इस पॉकेट में ना रखा करें, यानी जो हार्ट है उसके ऊपर इसको बिल्कुल, बहुत से लोग जो हैं उनकी आदत होती है कि इस मोबाइल फ़ोन को वो इस जेब में रखते हैं। इसको जितना दूर रखें, बैग में, पर्स में, साइड पॉकेट्स में, वो बेहतर है। एनीवे, तो ये जो है ये धमाकों से फटे हैं फ़ोन, और उसके नतीजे में वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये सबसे बड़ी ब्रीच है अभी तक सिक्योरिटी की, क्योंकि उनके पास नंबर्स भी होंगे, ज़ाहिर है टेलीफोन भी बग होंगे, जो भी कुछ होगा, जैसे भी वो गया तो जो, लेकिन ये है कि ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहना ये है कि एक बड़ा अटैक हुआ, बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। अच्छा, साथ ही जो है वो ये एक जो है ना, यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन का ये गालिबन अभी जो ऐलान हुआ है वो फिर 10वें दौरे पे वो मशरिक़ वस्ता के पहुँचे हैं, लेकिन वो मिस्र जो उनकी अनाउंसमेंट आई है वो जो है उसमें सिर्फ, इसमें 8th स्लाइड को देखें तो उसमें ये है सिर्फ कि वो इजिप्ट ही जाएंगे। अभी तक वो शायद इसराइल जाएं, शायद कतर जाएं, लेकिन अभी तक जो US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की जो उनका आया है वो एक ही मुल्क का है कि वो इजिप्ट पहुंच गए, और वहाँ पर 17 से 19 तारीख तक वो इजिप्ट में ही रहेंगे, और वहाँ पे वो स्ट्रेटजिक डायलॉग वगैरह से बात होगी उनकी। लेकिन जो मैथ्यू मिलर हैं उन्होंने वाइट हाउस की ब्रीफिंग में ये बात की है कि जो सीज़ फायर है उसके ऊपर बात जारी है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं, और सीज़ फायर अब तो बहुत, क्योंकि अब तो हिजबुल्लाह जो है वो यानी ज़्यादा जवाबी अटैक होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, ये नॉर्थ के ऊपर। और याहिया सिनवर जो है उन्होंने हुतीस को ख़त भेजा है कि मुबारकबाद का, कि ये जो उनकी तरफ से मिज़ाइल लॉन्च हुआ था, उस मिज़ाइल का नाम फ़लस्तीन है, तो उसका सेकंड उन्होंने आज तस्वीरें वगैरह ज़ाहिर की कि फ़लस्तीन 2 भी है, उससे ज़्यादा हाइपरसोनिक। तो वो एक मामला मशरिक़ वस्ता के ख़राब हो रहे हैं। दरमियान में जो है वो भारत और ईरान के दरमियान ये सूरत हाल, अगर ज़ाहिर है कि एक रीजनल टर्मोइल है। देखिए, ये जो 16वीं सदी है ना, 16वीं सदी एक ऐसा दौर है इस पूरे ख़ित्ते का, ये दुनिया का, कि ज़ाहिर है कि एक बड़ा उसमें 3 बैक वक्त जो है वो मुसलमान सल्तनतें 16वीं सदी के आगाज़ में अपने अरूज पे थीं। क़याम उनका हो गया था उनमें से बहुत, लेकिन वो जो है वो आप समझें कि वो जो 16वीं सदी है वो उसमें उनका अरूज है, और तीनों एक साथ थी। एक उनमें से थी सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन्स थे, वो पहले मौजूद थे, पहले कायम हो गई थी सल्तनत। और ऑटोमन जो हैं, लेकिन वो 16वीं सदी के आगाज़ में जो है वो चूँकि सुलेमान द मैग्निफिशेंट, ठीक है ना, सुलेमान आज़म का वो, तो वो बिल्कुल वो अरूज है सल्तनत उस्मानिया का। और इसी तरह से ये 16वीं सदी के आगाज़ में बिल्कुल एक तो सल्तनत उस्मानिया है, फिर एक दूसरी सल्तनत कायम होती है, और वो है ज़हीरुद्दीन बाबर, जब शिकस्त देते हैं पानीपत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को। अक्सर लोग समझते हैं कि इब्राहिम लोदी को, शायद वो मुसलमान नहीं थे, वो मुसलमान, वो इब्राहिम लोदी उधर सल्तनत दिल्ली, और ये इधर से मुग़ल सल्तनत कायम हुई थी, पानीपत की पहली जंग। और 16वीं सदी के ही वस्त में फिर अकबर, ठीक है ना,
शहंशाह अकबर। तो मुग़ल सल्तनत भी 16वीं सदी के में आपको अरूज पे नज़र आती है। तो दो सल्तनतें तो ये हो गई, और तीसरी सल्तनत जो है वो कायम होती है, वो भी 16वीं सदी के आगाज़ में कायम होती है, और वो है सफ़वी सल्तनत। और वो जो है शाह इस्माइल, अच्छा वो सफ़वी यानी एक सूफिया का एक उसमें है, यानी मकतब फ़िक्र है सूफिया का, उससे उनका ताल्लुक़ था। लेकिन वो ईरान में आए तो यहाँ आने के बाद जो है उन्होंने अपनी सल्तनत कायम की। और ये इनको कहते, ये एक ही वक्त में तीनों थी, सफ़वी, मुग़ल और ऑटोमन। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये थी कि सफ़वी जो है वो पहली, उसको हम कह सकते हैं, कह नहीं सकते बल्कि कहेंगे उसको, वो पहली अहले तशी यानी शिया रियासत के तौर पे। तो शाह सुलेमान जो हैं उन्होंने ये पहली शिया, और इसी वजह से उनकी और ऑटोमन्स के दरमियान एक प्रॉब्लम रहा। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं जो पॉइंट है वो यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, इनको गन पाउडर एम्पायर्स कहते हैं, गन पाउडर एम्पायर। अगर आप पूछे ना गन पाउडर एम्पायर, वैसे और एम्पायर है, असल जो गन पाउडर एम्पायर है ना, क्योंकि तोप खाना, बारूद, बंदूकें, ये उस वक्त जो इनकी फतूहात हो रही हैं, तो ये जो है अच्छा ऑटोमन्स का और इनका जो है ना प्रॉब्लम रहा आपस में, ऑटोमन्स का और सफ़ीज़ का। ये 200 साल तक रहे। उसके बाद फिर कजर ख़ानदान, फिर बाकी वो 1925 तक वो कंटिन्यू किया जो बादशाह थी। लेकिन वहाँ से फिर वो आप समझें कि सुन्नी से जो अहले तशी हो, तो वहाँ से सफ़ी ख़ानदान, शाह इस्माइल अव्वल। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये गन पाउडर एम्पायर्स हैं, ठीक है, तीन एक ही वक्त में। अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि उसके बाद फिर तो वहाँ से चलता रहा सिलसिला सारा। ज़ाहिर है कि एक जो 79 में जब इनकलाब आ गया तो उसमें फिर आयतुल्लाह खुमैनी जो हैं वो, उन्होंने एक जो वलायत फ़कीह का एक तसव्वुर है उसको उन्होंने अमली शक्ल दी। पुराना तसव्वुर है लेकिन उसको उन्होंने अमली शक्ल दे के रियासत के ऊपर उन्होंने वलायत फ़कीह, और उसमें वली फ़कीह का उसमें यानी यह है कि इमाम गायब 12वें इमाम जब तक नहीं है तो उस वक्त तक जो लोग हैं, यानी जो 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 आप समझें कि यानी जो फ़कीह से मुराद ये है कि जो फ़िक़ह के ऊपर जिनकी महारत हो, और वली जो कि निगरां हों और निगहबानी। तो वली फ़कीह का एक रोल जो कि इमाम गायब की सूरत में यहाँ पर वो तालीमात को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, उनकी तालीमात को, मैसेजेस को सोसाइटी के अंदर कैसे चलना है, तो वो उनका एक रोल वहाँ से आयतुल्लाह खुमैनी का। आयतुल्लाह खुमैनी के बाद जो है वो फिर जो है वो आयतुल्लाह ख़ामेनी। तो आयतुल्लाह ख़ामेनी 35 साल से, इस 50 साल की उनकी एज थी जब वो इस ओहदे पे उनको मजलिस ने चुना था। और उनका जो है वो एक सियासी रोल भी है और उनका मजहबी रोल जो है रहबर का, ठीक है ना, क्योंकि वो वली फ़कीह भी हैं। और उस अंदाज में वो जो उनकी जो बात है, तो मतलब अदालत, सदारत, वजारत, मतलब ये सारी चीज़ें फिर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आइन में और मज़हब के लिहाज से जो पोजीशन है, उसमें ये सारी फिर सेकेंडरी हो जाती हैं चीज़ें कि सदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वज़ीर है, ये पार्लियामेंट बिल पास किया, नहीं किया, उनका एक जो मर्तबा है वो उससे बहुत बुलंद है। अब उन्होंने कल ये एक एक्स के ऊपर एक मैसेज उन्होंने डाला, क्योंकि बल्कि आज या कल की रात, क्योंकि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने ये कहा कि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो उसका जो मैसेज को अगर हम स्क्रीनशॉट दिखा सकें, तो उन्होंने कहा कि जो दुश्मन हैं इस्लाम के, वो हमेशा आपस में हमें जो है वो लड़वाते हैं इन डिफरेंट विद, मतलब हम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए उनके ख़िलाफ़। और ये है कि इस्लामी उम्मा, और हम जो है वो कंसिडर नहीं करते अगर जो है वो हम खामोशी इख्तियार करें, झुक जाएं, ये करें, तब कि जबकि मुसलमान जो हैं वो म्यांमार में, गज़ा में और भारत में या किसी और जगह जो है वो उनके लिए मसाइल हो।
अच्छा, ये जहन में रखें कि ये जो मैंने आपसे पहले बात की ना कि जो रहबर हैं, ठीक है ना, रहबर का जो रोल है, मैंने आपको बताया कि वो जो है वो एक मतलब उनके जो बयानात हैं, उन बयानात को सियासी जो बयानात हैं कि उनके किसी फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ गया कोई नहीं, इससे वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके जो जुमले हैं, उनकी जो बात है, उनका जो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसको उसी तरह से लेना चाहिए और बहुत संजीदगी के साथ कि वो उन्होंने बात की। तो इससे पहले जो है वो रहबर की तरफ से जो है वो 2019 में जब ये आर्टिकल 370 आया तो उसकी उन्होंने मजम्मत की, और उससे पहले जो है वो 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो भी उनकी तरफ से बहुत शदीद इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। और मैंने आपसे कहा ना कि इसको मतलब है कि वो अगर तो एक बात करें तो उस बात पे एक संजीदगी से उनकी बात को लेना चाहिए, लेती है पूरी दुनिया। और बहुत ज़्यादा उनका जिक्र नहीं करते वो, प्रेसिडेंट वगैरह की बात करके, ईरान इस तरह करके, लेकिन उनकी शख्सियत के बारे में कोई बात नहीं, खामोशी इख्तियार की जाती है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब मैं इसकी जो पॉइंट है उसकी तरफ आता हूँ। अब हुआ ये कि उन्होंने ये भारत का जिक्र किया कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। जवाब में एक ट्वीट था, उसको खामोशी से, वो कोई ऐसी बात नहीं थी मुसलमानों की उन्होंने बात की। जवाब में जनाब, मुझे नहीं पता कि क्या किस किस्म के, वो जनाब इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो बयान दागा है उस पर मिस इन्फॉर्मेशन, वो स्टेटमेंट देखें आप जरा, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कैलकुलेटेड, लोग हु इज टॉकिंग, अपने आप देखा नहीं, ये ओ भाई आप यार, मतलब कहीं पर थोड़ा सा वो अगर इसको फतवे में कन्वर्ट कर दें तो उनको नहीं पता कि क्या सूरत हाल बनेगी। वो मलून, उसका तो आज मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो जिसने किताब लिखी थी एक, ठीक है ना। बात ये सारी कि वो उन्होंने अब ये बयान दे लगाए जा रहे हैं, लोग हु इज टॉकिंग, फलाना डिमाकना, ये मिलिट्री जो उनकी यार खामोशी इख्तियार करें, अनएक्सेप्टेबल, ये फलाना वो। भाई इशू ये है कि उन्होंने एक मुसलमान तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ, भारत में क्या नहीं हो रहा, भारत में क्या नहीं हो रहा, ठीक है, कई मुसलमान मुल्कों में भी हो रहा है, मुसलमानों वहाँ पर भी उठती हैं इशू भी जहाँ इंसानियत। तो एक बात उन्होंने की है, तो उसके जवाब में रहबर के बारे में जो बात है, फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे भी चले जाते हैं, कभी उस पर चले। तो मेरा ख्याल है, और ये जो पोजीशनिंग है इस वक्त ईरान की, देखें हिजबुल्लाह, हमास, इसमें तमाम मुसलमान ममालिक, इस वक्त इशूज़ कुछ और हैं। अगर पोजीशनिंग ले ली है इंडिया ने, और उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, मैं उसकी बात नहीं कर, मैं सिर्फ भी बता रहा हूँ कि ठीक है इसराइल के साथ पोजीशनिंग उनकी है, ठीक है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है हरगिज़, ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि क्योंकि मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में भारत में रहते हैं, और जो उससे हट के भी आप देखें, आप ये नोट करें ना कि कोई भी बड़ी मजहबी शख्सियत, मैंने आपसे कहा ना कि शख्सियत बहुत बड़ी है, तो उस पर जो जिस तरह बयान आ गए हैं, मेरे लिए तो हैरान कौन है कि ये इस तरह। और वो एक ट्वीट उन्होंने किया कि तमाम दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ, भारत में और गजा में, और क्योंकि भाई आप जब जा रहे हैं, भाई स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपने ले ली है कि आपने नेतन्याहू के साथ खड़ा होना है, तो ले लिया फिर पोजीशन, फिर उस पोजीशन पे खड़े हो। पाक देखिए, बात ये सारी कि ये इसमें मुझे बताएं कि इस पूरी सूरत हाल में अगर वो इसको कन्वर्ट कर दें फतवे में, वो आयतुल्लाह खुमैनी, और आपको पता है उसके बाद उस तब से लेकर आज तक दुनिया खड़ी है कि उस फतवे को वापस लें, वो फतवा मनसूख नहीं हुआ। वो फतवा जो उस मलऊन के खिलाफ जारी हुआ था, जो किताब जिसने लिखी थी, मैं आज के दिन उसका नाम भी लेना चाह रहा, उसके इशू ये है कि फॉरेन पॉलिसी में किसी जगह पर आगे पीछे मज़ाहिब को इस तरह से लाके दरमियान में कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ये है कि वो क्योंकि खुश करना है उधर, या नेतन्याहू को करना है, क्या करना है खुदा जाने, तो बयान डाल दिया। भारत में नहीं हो रहा क्या मसला, क्या नहीं हो रहा, हो रहा है जी। और मुसलमानों के साथ क्या हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई, तो भाई मुझे नहीं पता कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों है, और उस पर तलखी तो मज़ीद नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन इतनी पोलराइज दुनिया है ना इस वक्त, ये बयान और
मतलब है कि बस वो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या उसकी वजह है, लेकिन ये है कि बहरहाल वो मेरा ख्याल है कि इस तरह से लबुल अख्तियार नहीं करना चाहिए था।